दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर, एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए जो चुनाव है वो नहीं हो पाया। शपथ लेने के दौरान ही हंगामा हो गया बीजेपी और आप के पार्षदों के बीच, और इसलिए ये सब कुछ आगे टल गया और इसके बाद से बीजेपी और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल भी आपके आरोपों के निशाने पर हैं। इसके बाद आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केजरीवाल को आमंत्रित किया है बैठक में। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और राजधानी के प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगियों में आप जाने लगे हैं। स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं जहां हम इन मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें। अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आपने विधानसभा चुनावों में व्यस्तता के चलते मिलने में असमर्थता जताई। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए ऐसी बैठक फिर शुरू होनी चाहिए। तो अब केजरीवाल को उपराज्यपाल ने बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि आज भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ आप और बीजेपी लगाती रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा हैं। शरद, तो क्या अब केजरीवाल इस बैठक के लिए जाएंगे? बाहर तो दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी है। आज भी केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ और उपराज्यपाल के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया। और देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री अभी जवाब देंगे चिट्ठी का, क्योंकि ये इसमें लिखा है कि आपने बहुत सारे मुद्दे जताए हैं पिछले दिनों में, और क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे थे तो इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली को चलाना है, दिल्ली की गवर्नेंस को चलाना है और मुद्दे जो हैं वो सुलझाने हैं, तो और कोई रास्ता नहीं है, दोनों को साथ तो बैठना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि दोनों साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं। असल में बात यह थी कि सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की उपराज्यपाल ने सिफारिश की, फिर मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई रेड हो गई, और उसके बाद और भी कई सारे जांच के आदेश जब उपराज्यपाल ने निर्वाचित सरकार के बारे में दिए, तो उसके बाद रिश्ते इतने तल्ख हो गए थे कि ये विधानसभा चुनाव तो थे, ये बात ठीक है, विधानसभा चुनाव भी थे और निगम के चुनाव भी थे, लेकिन इसके अलावा रिश्ते इतने तल्ख हो गए थे कि फिर बैठक जो है दोनों आमने सामने जो है बैठने की स्थिति में रह ही नहीं गए थे, तभी से मीटिंग नहीं हो रही है। लेकिन अब मीटिंग के लिए बुलाया है, क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहे थे सुशील जी कि जो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की है उपराज्यपाल ने, क्या अपने विवेक से उपराज्यपाल फैसला कैसे ले सकते हैं? निर्वाचित सरकार जो है उससे डिस्कस किए बिना कैसे उपराज्यपाल फैसला कर सकते हैं? तो एक ये कहा जाए कि अब एक शुरुआत है, उपराज्यपाल ने आमंत्रित किया है और अब मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना है, लेकिन हाँ के अलावा मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई और विकल्प जो है मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। जी शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर इंदौर से, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3,800 प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की पहचान आपसे है। विदेशी धरती पर आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। पिछले कुछ सालों में आपने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। वैश्विक अस्थिरता के बीच टॉप 5 इकोनॉमी में भारत अब पहुंच गया है। वैश्विक मंच पर भारत की बात के अब मायने जो हैं वो समझे जाते हैं। भारत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। दुनिया में भारत के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। G20 जन भागीदारी का ऐतिहासिक आयोजन है। G20 की अध्यक्षता अगले 1 साल के लिए भारत के पास है। भारत के पास स्किल कैपिटल बनने की शक्ति है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और कहा कि दुनिया के विकास का भारत इंजन बन सकता है और आने वाले दिनों में भारत की ताकत और बढ़ेगी। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं।
सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। समलैंगिक संबंध गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी मुहर लगा चुका है। इसके बाद समाज से अपेक्षा है कि वो समलैंगिक लोगों की जो प्यार और आत्मसम्मान है वो उन्हें दे, उन्हें उनके हक दे। और इसी के लिए दिल्ली में कल एक क्वेयर गर्वोत्सव मनाया गया LGBTQ समुदाय की ओर से। हर पहलू के लोग, हर पहलू से जुड़े हुए लोग यहां जंतर मंतर पर जुटे और अपने प्यार और पहचान का उत्सव उन्होंने मनाया। अरे नहीं मिली है, अरे लेके रहेंगे। रस खान को सुना है कभी, सुनेंगे तो जानेंगे प्रेम में पुरुष राधा कैसे बनता है। मीरा को सुना है कभी, सुनेंगे तो जानेंगे प्रेम का कभी कोई आकार या विस्तार नहीं होता, प्रेम नापाक होता है। ये गर्वोत्सव है उन लोगों का जिन्हें उनका हक देने में हमारी समाज को और हमारी सरकार को पूरी 1 सदी लग गई। इन समलैंगिक लोगों को सम्मान से देखने की नज़र विकसित करने में हमें अभी और भी समय लगेगा। अब भी LGBTQ समुदाय को उस निगाह से देखने के आदी हम नहीं हुए हैं जिस नज़र से हम बाकी लोगों को देखते हैं। और ये समुदाय बस यही तो चाहता है, वो प्यार और वो सम्मान जिसका वो हकदार है। नूर अपनी इस पहचान के साथ इस परेड में आई। मैं एक औरत हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं लेस्बियन हूँ। आप इन तीनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। मेरी आइडेंटिटी इन तीनों चीज़ों से है। तो मैं जब प्राइड चलती हूँ, मैं इन तीनों आइडेंटिटीज से चल रही हूँ। तो ये इंटरसेक्शनैलिटी मैं किसी चीज़ से नहीं निकाल सकती। ये मेरे काम में है, ये मेरे बात करने के सलीके में है, मेरी आइडेंटिटी में है, मेरे हर बिलीफ में है। यहाँ आने वाले लोग कई ऐसे भी थे जिनके साथ उनका परिवार पूरी ताकत से खड़ा था। वो परिवार भी यहाँ आए और पूरे फख्र से अपने बच्चों की हकों की आवाज़ को बुलंद की, ताकि फिर कोई अपनी पहचान अपनों से ना छुपाए, दूसरों से ना छुपाए, उस डर को अपने सीने से निकाल दे जो इस समाज ने सदियों से उनके मन में गहरा कर छोड़ा। मेरे को गांव से निकाल दिया जब पैदा हुआ, 5 साल में नंगे पैर मुझे घर से निकाल दिया। फिर उसके बाद मैं आई दिल्ली, मेरी मम्मी लेके आई किसी तरह। फिर मेरे को मम्मी बड़ा करी, फिर मम्मी ने शादी भी नहीं किया। इस चक्कर में मेरे किन्नर बच्चे को कौन वापस आया देगा। हम तो पेरेंट्स हैं, बच्चे जो करे हम साथ देंगे। क्या शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हुई? आपने किस तरह से इससे कोप किया? आपको कभी कोई तकलीफ? हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिल्कुल हमें लगा ही नहीं कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है समाज में? व्हेन हमें बचपन से ब्रैकेट में डाल दिया गया है मेल और फीमेल के। सो देयर इज नो रिकॉग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट टू द existence of gender diversity. So that if we teach at the school levels, I think it is going to be revolutionary. यहाँ जितने भी लोग हैं जो LGBT समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की कुछ बातें हैं जिन्होंने समाज में एक डायलॉग क्रिएट किया है। हमने कभी ना कभी या तो ऐसा सुना है या ऐसा कहा है, कभी किसी मर्द को कि ये औरतों जैसा व्यवहार ना करे, या कभी किसी औरत को कि ये मर्दों जैसा व्यवहार ना करे। इन शब्दों के क्या मायने हैं? हम यहाँ जो है हम देखेंगे कि दोनों ही तरफ से लोगों को एक सांचे में ढाला जा रहा है, जो उनकी व्यक्तिगत पहचान को दबाया जा रहा है।
एलजीबीटी कम्युनिटी क्या, ये जो प्राइड परेड है वो इसी सांचे को थोड़ा खोलता है। इस दिल्ली की इतनी खराब हवा में भी लोगों को सांस लेने की क्षमता देता है। और आज यहाँ दिल्ली की क्वियर गर्वोत्सव में लोगों ने यही अपना संदेश दिया है कि वह लोग उन्हें पहचाने, उन्हें अपना हक दे और बस प्यार के साथ ही रहे। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ एनडीटीवी इंडिया। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी टल सकती है। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के लिए चुने जाने के बावजूद बुमराह नहीं खेल पाएंगे। उन्हें पहले घरेलू मैच खेलने होंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी रीका रॉय हैं। रीका, ऐसा क्यों? जसप्रीत बुमराह की बड़ी उम्मीद थी कि वो टीम में लौटेंगे, लेकिन अब जो तेज गेंदबाजी पसंद करने वाले जो लोग हैं और भारतीय टीम खासतौर पर जो उन पर काफ़ी एक तरह से सहारा महसूस करती है जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी का, उसके लिए भी ये झटका है। देखिए, ये बहुत बड़ी झटका है भारतीय टीम के लिए, लेकिन ताजुब की बात यह है कि पहले 27 दिसंबर को हम बात करने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी रीका रॉय से। जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब वो श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज में मैच खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन उनकी पीठ की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसलिए ये फैसला सूत्रों के मुताबिक किया गया है कि उन्हें पहले घरेलू मैच खिलाए जाएं, फिटनेस उनकी पूरी तरह ठीक हो जाए, तब उसके बाद उन्हें भारतीय टीम में वापस लाया जाएगा। जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाज हैं और दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाजों में शुमार हैं। भारतीय टीम में उनकी बड़ी खास जगह है तेज गेंदबाजी में, इसलिए उनका टीम में न होना टीम के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रीका रॉय हैं। रीका, एक बार फिर मैं जानना चाहूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई। दिसंबर को टीम का ऐलान हुआ था, उस दौरान जसप्रीत बुमराह को टीम में नहीं शामिल किया गया था। ऐसा माना जा रहा था उस दौरान भी वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजर रहे थे और अपने बॉलिंग क्षमता को वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक 3 जनवरी दोबारा टीम की घोषणा की गई और बुमराह को शामिल किया गया था इस श्रृंखला के लिए। बोला गया कि सितंबर के महीने से वो टीम में नहीं है, अब बुमराह पूरी तरह से फिट है वापसी करने के लिए। तो सिलेक्टर्स चाहते थे, बीसीसीआई चाहता था कि इस श्रृंखला के दौरान बुमराह वापसी करे। लेकिन अभी कल से शुरू होने जा रहा है ओडीआई सीरीज और आज ही बीसीसीआई ने दोबारा ऐलान किया कि बुमराह इस टीम में नहीं होंगे और उनको टाइम दिया जाएगा अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को उन्होंने लंबा कर दिया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इस दौरान चाहता है कि जसप्रीत बुमराह कुछ दिन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए अपना फॉर्म और कॉन्फिडेंस वापस आने के साथ साथ वो टीम में शामिल हो। इस साल के अंत में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में ही और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है जसप्रीत बुमराह का ठीक होना। जसप्रीत बुमराह अगर बॉलिंग लय वापस आ जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस फैक्टर होगी। बुमराह पिछले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम में शामिल नहीं थे और सेमीफाइनल में जाकर भारतीय टीम की बॉलिंग इम्पैक्टफुल नहीं रही और जैसे कि आपने देखा कि 10 विकेट से इंग्लैंड से हार गए। तो बुमराह का ठीक होना, बुमराह का भारतीय टीम में शामिल होना इस वक्त एक बहुत अहम चीज़ माना जा रहा है और सिलेक्टर्स चाह रहे हैं कि वो फुल्ली फिट यानी कि पूरी तरह फिटनेस वापस पाकर ही टीम में आए। ऐसा नहीं कि वापस आए दोबारा इंजर्ड हो जाए, क्योंकि उन्होंने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरान कुछ मैचेस खेलने की कोशिश किया था। उस दौरान दोबारा उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर फ्लेयर अप हुआ और वो टीम से बाहर चले गए। इस दौरान वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन कर रहे थे। लेकिन अब ये बहुत ही ताज्जुब की विषय है कि एक बार उनको टीम में शामिल करने के बाद बीसीसीआई मुकर गए, दोबारा उनको ड्रॉप कर दिया। जी शुक्रिया रीका इस पूरी जानकारी के लिए।